ओनली इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है G7 शिखर सम्मेलन। हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे G7 शिखर सम्मेलन के बारे में, जो कि आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के साथ आपके मेंस के एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे G7 शिखर सम्मेलन क्या है, साथ में G7, G8, G6 ये क्या है, क्या किससे कनेक्टेड है, कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दूसरी बात हम समझेंगे इसका इतिहास क्या है, और उसके बाद इससे रिलेटेड क्या करंट न्यूज़ है जो आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम समझेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर आप पीएम मोदी के फ़ोटो देख सकते हैं, ये G7 में शामिल हुए थे, लेकिन इसकी चर्चा हम जो भी करंट न्यूज़ से रिलेटेड जो चर्चा है उसे हम अंत में करेंगे। अभी हम इसका सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, G7 क्या है, कैसे गठन हुआ, और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स जो आपके मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, G7 का गठन कब हुआ? तो G7 का गठन हुआ है 1975 में। अब सवाल ये उठता है कि G7 का गठन हुआ क्यों? तो यहाँ पर देखिए, 1973 की बात है। 1973 में ओपेक तेल की कंपनी है, नाम सुना होगा। इसने क्या किया कि तेल का उत्पादन बंद कर दिया। तेल के उत्पादन बंद होने से बाज़ार में मांग बढ़ी। मांग तो बढ़ी, लेकिन सप्लाई कम कर दिया गया। तो सप्लाई जब कम हुआ तो इसका असर क्या हुआ? महंगाई बढ़ी, आर्थिक संकट बढ़ा। तेल का जो दाम है वो 300 गुना तक ज़्यादा बढ़ गया, 300 टाइम्स ज़्यादा हो गया, जिसके वजह से जितने भी देश हैं उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इससे सारे देश बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए, और इससे निपटने के लिए, इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए क्या किया गया? एक बैठक बुलाया गया जिसमें 6 देश शामिल थे। G6 का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ 6, यानी कि जब पहला बैठक हुआ था तो ये क्या था? ग्रुप ऑफ 6 था। और ये सारे कौन से देश थे? तो ये थे विश्व के सारे विकसित देश। उसके बाद 1976 की बात करें तो ठीक एक साल के बाद 1976 में G6 में शामिल हो गया कनाडा देश, जो और कनाडा के शामिल होते ही ये बन गया G7। अब नेक्स्ट देखते हैं कि G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं। ये सारे देश के नाम आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ रट्टा मारो। अगर आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के साथ आप मेंस की प्रिपरेशन भी करना चाहते हो तो इतनी डीप जानकारी आपको होनी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन से देश हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA। इधर है हमारा 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद ये बन गया G7। अब देखते हैं कि G8 फिर क्या है। G7 तो हो गया, 7वां देश बन गया कनाडा। अब G8 क्या है? तो G7 का जो 8वां सदस्य था वो कौन सा देश बना था? रूस बना था। और रूस के जुड़ने के बाद ये बन गया G8। लेकिन रूस के जुड़ने के बाद ये बन गया G8। लेकिन रूस कब से कब तक था? तो 1998 से लेकर और 2014 तक G8 था, यानी रूस 1998 से 2014 तक उसमें शामिल था, लेकिन फिर 2014 में उसे हटा दिया गया। तो अब इसे आप वर्ल्ड मैप में समझिए, क्यों हटाया गया। ये देखिए, ये है काला सागर, ब्लैक सी, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। इसके ठीक ऊपर में आप देख सकते हैं एक जगह है क्रीमिया, जो कि किस देश का है? यूक्रेन का देश है। इस पर रसिया ने क्या किया? इस पर इसने आक्रमण किया और क्रीमिया को अपने में मिला लिया। के वजह से G7 जितने भी कंट्रीज़ थे उसने क्या किया? रसिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पर ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे रीज़न ये है, G7 ऐसे देशों का समूह है जो ह्यूमन राइट्स, आज़ादी, डेमोक्रेसी के सिद्धांत पर चलती है, जो कि रूस इससे काफ़ी दूर है। वो हमेशा विश्वास करता है आक्रमण करने पर, हथियाने पर। यूक्रेन का आपने देखा कितने दिनों तक युद्ध चला। तो इसलिए रूस को 2014 में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 1998 से 2014 तक रूस इसमें शामिल था। अब हम देखते हैं G7 क्या है। वर्तमान में G8 अब नहीं है, अब ये G7 वापस से बन चुका है। तो G7 क्या है? G7 एक अंतर सरकारी संगठन है। अब सवाल उठता है कि ये अंतर सरकारी संगठन क्या होता है? अंतर सरकारी संगठन क्या होता है? तो
अंतर सरकारी संगठन में 2 या 2 से अधिक देश शामिल होते हैं जो मानव हितों को लेकर चर्चा करते हैं, उस पर नियम बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। ऐसे संगठन को कहा जाता है अंतर सरकारी संगठन। अगर आप अंतर सरकारी संगठन नहीं समझोगे तो नेशनल इंटरनेशनल जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ोगे आप अंतर सरकारी संगठन आता रहेगा, तो आप बस रट्टा मारते रहोगे। लेकिन यहाँ इस पॉइंट को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अंतर सरकारी संगठन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक देश जब मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं और उसके साथ ही यह सामान्य हितों, लोगों के सामान्य हितों के मुद्दों पर आपसी विश्वास के साथ काम करते हैं, ऐसे संगठन को कहा जाता है अंतर सरकारी संगठन। इसके बाद हम देखते हैं कि G7 का कोई हेडक्वार्टर है या नहीं। G7 का कोई भी हेडक्वार्टर, औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है। अब बात आती है कि अध्यक्षता कौन कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता हर साल रोटेट होती है। जितने भी 7 देश हैं उसमें आपस में रोटेट होता है। तो 2021 का हुआ था यूके कॉर्नवाल में, 2022 का जर्मनी में हुआ था और 2023 का कहाँ पर होने वाला है? तो जापान के हिरोशिमा में होने वाला है, जहाँ पर फूमियो किशिदा जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने आमंत्रित किया है। अब हम देख लेते हैं कि G7 संगठन का कार्य क्या है। तो वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना और रणनीति तय करना। अब वो मुद्दे क्या क्या हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। इसमें वो मुद्दे शामिल हैं जो संबंधित होते हैं वैश्विक सुरक्षा से, ऊर्जा नीति से, इन्वायरमेंट से, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से, आर्थिक परेशानियों का समाधान, ये सारे इसमें मुद्दे शामिल होते हैं। तो इसमें ऐसे देश हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो मानवाधिकार, आज़ादी और लोकतंत्र के सिद्धांत पर चलते हैं। इसमें वही मुद्दे शामिल होते हैं। ये ऐसे देश हैं जिसमें मानवाधिकार से संबंधित चर्चाएं होती हैं। अब अगला देखते हैं G7 में फिर भारत की क्या स्थिति है। क्या भारत G7 का सदस्य है? ये सारी बातें हम इसमें समझते हैं। तो भारत G7 का सदस्य नहीं है। भारत की स्थिति अगर G7 में जाना हो तो ध्यान रखें, G7 का सदस्य भारत नहीं है। अब देखते हैं कि भारत का क्या रोल है। अगर वो सदस्य नहीं है तो फिर क्या रोल है भारत का। तो भारत 2003 में पहली बार शामिल हुआ था G7 सम्मेलन में, और उस वक्त ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये सम्मेलन हुआ था फ्रांस में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। भारत का क्या रोल है G7 में, अगर हम इसकी बात करें तो भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। ऐसे में कोई भी देश, विश्व का कोई भी देश अब भारत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है भारत 5 से तीसरे स्थान पर भी आए और दूसरे या पहले स्थान पर भी आए हमारे फ्यूचर में। तो ऐसे स्थिति में सारे देश भारत से अपना संबंध अच्छा रखना चाहते हैं, जिसके वजह से G7 जैसे बड़े संगठन ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया G7 में, जो कि कहाँ पर हो रहा है? जापान में हो रहा है। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। इन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर आमंत्रित किया। अब ये सवाल भी उठता है कि क्यों आमंत्रित किया जा रहा है। 2019 से प्रधानमंत्री लगातार ये चौथी बार गए हैं G7 सम्मेलन में, तो क्यों इनको बुलाया जा रहा है? इसका रीज़न है, एक तो रीज़न है कि 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। दूसरा बात है कि भारत एक ताकतवर और प्रभावशाली देश के रूप में उभरा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले भारत उतना ज़्यादा सक्षम नहीं था, हथियारों के मामले में हो या मिसाइल्स के मामले में हो, रक्षा क्षेत्र में, लेकिन अभी वो काफ़ी आगे है। राफेल विमान भारत के पास है। बहुत सारे ऐसे रक्षा के उपकरण हैं जो भारत के पास वर्तमान में है, जो साबित करता है कि भारत काफ़ी शक्तिशाली और ताकतवर देश बनता जा रहा है। एशिया में बहुत प्रभावशाली देश के रूप में उभरा है। तो ये सारे कारण हैं जो G7 जैसे बड़े संगठन में भारत को के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जा रहा है। ये देखते हैं कि 2023 में PM मोदी कौन सी बार शामिल हुए। तो ध्यान रखें, ये चौथी बार शामिल हुए। अगर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में थोड़ा डीप में जाके सवाल पूछा जाए तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी यात्रा थी G7 में। तो चौथी बार। पहली बार गए थे 2019 में, और ये चौथी बार। कहाँ पे गए? जापान के हिरोशिमा में। हिरोशिमा वही जगह है जहाँ पर विश्व में पहली बार परमाणु हथियार का उपयोग किया गया था। तो इसका नाम था लिटिल बॉय। ये कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 को। और ठीक उससे कुछ दिनों के बाद नागासाकी में भी वहाँ पर आक्रमण हुआ था परमाणु हथियार से। कुल मिलाकर अगर भारत की भागीदारी देखा जाए तो भारत अब तक 10वीं बार इसमें शामिल हो चुका है, और PM मोदी का ये चौथा बार शामिल होना है। इसके बाद PM मोदी ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही G7 में
गैर सदस्य देश को बुलाने की प्रथा कब प्रारंभ हुई? तो गैर सदस्य देश, चाहे वो भारत हो या कोई अन्य देश हो जिसको आमंत्रित किया जा रहा है, तो इनको बुलाने की प्रथा प्रारंभ हुई कब? 2003 में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि G7 के गठन में से अब तक विश्व को क्या क्या फ़ायदा हुआ। इसका गठन तो हुआ, बट इससे विश्व को कुछ फ़ायदा हुआ भी या नहीं, ये हम देख लेते हैं। तो इसमें देख लीजिए कि विश्व के गरीब देशों को आर्थिक सहायता प्रारंभ हुआ। G7 के गठन के साथ ही विश्व के जितने भी गरीब देश हैं उनको आर्थिक सहायता प्रारंभ किया गया। साथ में जो बहुत ही खतरनाक बीमारी हैं, एड्स, टीबी, अभी 2020 में कोविड आया था, इस टाइप के बीमारियों से निपटने के लिए आर्थिक फंडिंग प्रारंभ किया गया। पेरिस जलवायु समझौता लागू करने में भी G7 का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम देख लेते हैं G7 से संबंधित करंट न्यूज़ क्या है, जो कि आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये लास्ट के 2-3 सम्मेलन को याद रखना इम्पॉर्टेंट होता है हमारे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें है 47th G7, या जो कि 2021 में हुआ था। ये कब हुआ था? यूके कॉर्नवाल में। 48th G7 हुआ था 2022 में, जो कि कब हुआ था? जर्मनी में। 49th G7 2023 में हुआ, जो कि कहाँ पे हो रहा है? जापान के हिरोशिमा में हो रहा है। ये वही स्थान है जहाँ पर दुनिया में पहली बार परमाणु आक्रमण हुआ था। परमाणु हथियार का नाम था लिटिल बॉय, और उसके कुछ दिनों के बाद नागासाकी में हुआ था। दूसरा जो नागासाकी में जो आक्रमण हुआ, तो उसका नाम था फैट मैन। परमाणु हथियार में होता क्या है? जब परमाणु हमला होता है तो उस जगह का जो तापमान है वह कितना हो जाता है? वह लाखों डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित हो जाता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। हथियार में क्या होता है? इसमें होता है यूरेनियम। लेकिन जब नागासाकी में परमाणु हथियार का उपयोग किया गया था तो उसमें प्लैटिनम का यूज़ किया गया था, जो कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो काफ़ी लॉस हुआ था। तो इस बार का जो G7 का सम्मेलन हुआ, इसमें परमाणु निरस्त्रीकरण के ऊपर चर्चा किया गया, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि रूस ने यूक्रेन के में काफ़ी तबाही मचाई, बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई, पूरा शहर को बर्बाद कर दिया रूस ने, और रूस अब धमकी दे रहा है परमाणु हथियार का उपयोग करने का। तो परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में चर्चा किया गया G7 सम्मेलन में। तो ये था G7 से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स न्यूज़, जो आपके मेंस प्लस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लें, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट सवालों के साथ, इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। टिल देन पढ़ाई करते रहें।